इस ध्यान दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ये जो है परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 19 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 18 में आपने क्या पढ़ा? आपने लेक्चर नंबर 18 में पढ़ा है परमाणु त्रिज्या कैसे निकाले, जैसे ना बोर के हर कक्षाओं की त्रिज्या कैसे निकालेंगे आप। हर कक्षाओं की त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे? तो कक्षाओं की त्रिज्या निकालने के लिए आपने फार्मूला लिखा है क्या? R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, या 52.9 हो सकता है, n स्क्वायर अपॉन जेड पिकोमीटर। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ जो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, ये इस वैल्यू में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन जब भी आएगा कोष बदल सकता है या परमाणु क्रमांक बदल सकता है। पहला कक्षा की बात करें तो वही n का मान 1 लेंगे, दूसरे कक्षा की बात करें n का मान 2 लेंगे, तीसरे कक्षा की बात करें n का मान 3 लेंगे आप। और परमाणु क्रमांक, अगर आपने हाइड्रोजन लिया है तो परमाणु क्रमांक 1 लेंगे, Z बराबर 1। हीलियम प्लस के लिए परमाणु क्रमांक 2 लिखा जाएगा, और Li ट्रिपल प्लस के लिए या +3 के लिए परमाणु क्रमांक 3 लिखा जाएगा। परमाणु क्रमांक और ये बदलेगा। आपको यहाँ ये बात नोट करना है कि जो परमाणु त्रिज्या है R, ये इसको ऐसे लिखे हैं, R जो है समानुपाती है n स्क्वायर अपॉन जेड के। R क्या है? n स्क्वायर अपॉन जेड के क्या है? समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या है पता है? कि अगर आपके n का मान बढ़ेगा, अगर n कोष बढ़ेगा, n क्या है? कोष, अगर ये बढ़ेगा तो R का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कोष जितनी बड़ी होगी उसकी त्रिज्या भी क्या रहेगी? उतनी ही अधिक, उतनी ही बड़ी रहेगी। n का मान बढ़ेगा तो R का मान बढ़ेगा, या ऐसा कहें, ठीक है, n का मान बढ़ेगा, R का मान बढ़ेगा। और मान लो अगर n का मान फिक्स हो जाए, n का मान फिक्स रहे, फिर z का मान देख लो। अगर z का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा? कम। सुने फिर से मेरी बातों को आप, जो R और n है इनमें समानुपाती का चिन्ह है, मतलब अगर n बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, n कम होगा तो R भी क्या होगा? कम। कोष ज्यादा होगा त्रिज्या ज्यादा रहेगी, कोष कम रहेगा त्रिज्या भी कम रहेगी। अच्छा आप ये मान लीजिए, मान लो कि कोष बराबर है, कोष बराबर है तो आप जेड को देख लो, जेड मतलब परमाणु क्रमांक। तो अगर जेड बढ़ेगा, यहाँ इसका उल्टा रिलेशन, जेड बढ़ेगा तो आर कम होगा, और जेड कम होगा तो आर बढ़ेगा। आप इसको निकाल के देख भी सकते हैं, आप इसको निकाल के देख भी सकते हैं। मान लो मैं दोनों को, पहला प्रश्न का हल क्या होगा? मान लीजिए आपसे पूछा जाए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हाइड्रोजन व हीलियम प्लस, H परमाणु लिखो, हाइड्रोजन परमाणु व हीलियम प्लस के प्रथम व द्वितीय कक्षा के त्रिज्या की, द्वितीय कक्षा के त्रिज्या की गणना कीजिए। गणना का मतलब निकाल देना है, तुलना नहीं करना है। आपको हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, दूसरे कक्षा की त्रिज्या निकालनी है, और हीलियम के क्या निकालनी है? पहले कक्षा की त्रिज्या और दूसरे कक्षा की त्रिज्या। आप पहले निकालो हाइड्रोजन के लिए, और यहां लिखेंगे हीलियम प्लस के लिए। यहां जेड का मान क्या लिखेंगे आप? 1। अगर आपको निकालना है प्रथम कक्षा की त्रिज्या, प्रथम कक्षा की त्रिज्या क्या निकालेंगे आप? R1 मान लो, R1 क्या लिखेंगे? हाँ 0.529, और n का मान क्या लिखेंगे? प्रथम कक्षा का मतलब n का मान 1 लिखेंगे आप, 1 का स्क्वायर बटे 1 और एंगस्ट्रॉम, तो इतना ही लिख लो आप
0.529 एंगस्ट्रॉम। और अगर आपको निकालना हो, दूसरा बात है द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या। तो यहां आप n का मान 2 मान लेंगे, तो क्या लिखो R2 बराबर द्वितीय कक्षा की त्रिज्या R2 मान लो, क्या दिक्कत है। तो क्या लिखें 0.529, 2 का स्क्वायर कर दोगे क्योंकि n का मान 2 है, n का स्क्वायर होता है ना 2 का स्क्वायर बटे 1, तो 4 से गुणा कर कितना आ रहा है 36 आएगा, 6 यहाँ से लगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 और 4 पंजे 20, 20 से कितना होगा 21, इतना देखो आ रहा है, ये 4 होगा ना, 4 से इतना आएगा देखिए भाई 36 होगा ना। तो देखो अच्छा इसके पहले कक्षा की त्रिज्या, मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखो जेड का मान फिक्स है, जेड का मान अगर फिक्स हो तो देखो अगर n का मान बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या होगी बढ़ेगी, इसका त्रिज्या ज्यादा है, इसका त्रिज्या क्या है कम। अब मिला लीजिए, ये 0.529 है, ये 2 पॉइंट है 2 तो यही बताया जा रहा है अगर जेड का मान फिक्स है तो n का मान बढ़ने के साथ त्रिज्या क्या होगा बढ़ेगा, n का मान बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगा। ऐसे यहाँ भी देखो, यहाँ भी अगर जेड का मान फिक्स है तो यहाँ भी अगर n का मान बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगा, मैं निकाल के बता रहा हूँ। अब ये केस होगा, मतलब यहाँ देखो अगर यहाँ भी n का मान, मतलब अगर जेड का मान, अगर हाइड्रोजन हीलियम के प्रथम कक्षा की त्रिज्या निकाली जाए, हीलियम के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या निकाली जाए, तो दोनों ही केसों में जेड का मान तो फिक्स रहने वाला है। हीलियम प्लस के लिए भाई जेड का मान तो 2 रखोगे ना, चाहे पहले कक्षा की त्रिज्या निकालिए चाहे दूसरे कक्षा की त्रिज्या निकालिए, यह जेड का मान 2 रखेंगे आप। हाँ, पहले कक्षा के लिए n का मान 1 रखेंगे, दूसरे कक्षा के लिए n का मान 2। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करा ले रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि मान लो इन दोनों के पहले कक्षा की त्रिज्या क्या होगा, इन दोनों के पहले कक्षा की त्रिज्या क्या होगा। आप यहीं से देख भी लो, ये हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या और हीलियम के पहले कक्षा की त्रिज्या, इन दोनों में किसकी त्रिज्या अधिक होगी। हीलियम के पहले कक्षा की त्रिज्या, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, हाइड्रोजन के दूसरे कक्षा की त्रिज्या और हीलियम प्लस के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, इन दोनों में किसका अधिक होगा। तो यहाँ देखो सुन लो मेरी बात, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या और हीलियम प्लस की पहले कक्षा की त्रिज्या निकालूं तो दोनों के लिए n का मान 1 है, पहला कक्षा है ना, यहाँ भी पहला कोष या पहला कक्षा, यहाँ भी पहला कोष होगा, लेकिन जेड का मान डिफरेंट होगा। यहाँ जेड का मान 1 लेंगे और यहाँ जेड का मान क्या लेंगे 2। तो क्या वेराइटी आता है कि जब n का मान फिक्स रहे जेड का मान बढ़े, जेड का मान बढ़े तो r के मान पर क्या फर्क पड़ता है यही देखना है। तो यहाँ निकालो, अच्छा हीलियम प्लस के लिए जेड का मान 2 रखेंगे आप, पहला निकाल लो प्रथम कक्षा की त्रिज्या, प्रथम कक्षा की त्रिज्या, यहां भी प्रथम कक्षा की त्रिज्या R1 मान लो, क्या लिखेंगे आप 0.529, n का मान 1 रखेंगे ना, 1 का स्क्वायर बाई 2 करो, देखो क्या आ रहा है, फटाफट कीजिए आप लोग। और द्वितीय कक्षा की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में आएगा, फटाफट कीजिए आप लोग, कितना आया है बताइए। 0.26, छोड़िए उसको, ये 0.26 आ रहा है एंगस्ट्रॉम, सबका यही आ रहा है 0.26 एंगस्ट्रॉम। यहाँ देखिए आप, अच्छा इसका देखो यहाँ क्या आ रहा है, क्या लिखेंगे आप 0.529 और क्या लिखेंगे n का मान 2, 2 का स्क्वायर बटे 4, 2 बटे 2 नो 4 बटा 2, तो यहाँ सीधे 2 रखो ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आएगा ना, तो 2 से गुणा कर लो, 2 9 18, 2 2 4 1 5, 2 पंजे 10, इतना आ रहा है। अच्छा आप देखो सुनो ध्यान से,
अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं, आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जेड का मान दोनों फिक्स है, तो एन का मान बढ़ रहा है। यहाँ एन का मान 1 लिया, यहाँ एन का मान 2 लिया, तो एन का मान बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ा। अगर इसकी मैं आपस में तुलना करूं, यहाँ जेड का मान 2 लिया आपने, फिर एन का मान बढ़ा, देखो यहाँ 1 यहाँ 2, तो बताओ अच्छा त्रिज्या बढ़ा कि नहीं? तो यही बताया जा रहा है कि जेड का मान अगर फिक्स हो और एन बढ़े तो एन बढ़ने के साथ त्रिज्या बढ़ता है। दूसरा केस क्या है कि मान लो मैं एन को फिक्स रखूँ, इन दोनों की तुलना करूँ, जहाँ एन फिक्स है बराबर, एन का मान यहाँ भी 1 है वहाँ भी 1 है, लेकिन जेड का मान यहाँ 1 है यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है। अगर एन का मान फिक्स रहे जेड का मान बढ़े तो क्या होगा? हाँ, तो देखो आर का मान देखो 0.529 बढ़ा है कि 0.264, जे बढ़ा है। तो यही है कि अगर एन का मान फिक्स रहे जेड का मान बढ़ेगा, तो जेड का मान जितना अधिक होगा त्रिज्या उतनी क्या रहेगी? कम। त्रिज्या उतनी कम। समझ पा रहे हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली। ऐसे यहाँ देखो कि यहाँ देखिए अगर दोनों में क्या है, जेड का मान एन का मान तो फिक्स है बराबर 2 है, लेकिन जेड का मान देखिए यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो देखो किसकी त्रिज्या अधिक है? इसकी अधिक है ना, और इसकी क्या है? तो जेड का मान बढ़ने के साथ त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम। तो मैं आपको यहाँ एक नोट लिखवा दे रहा हूँ। इसको लिखने के बाद एक नोट क्या लिखेंगे आप? जैसे आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन HI+ और Li+2 और Be+3, बताओ किसमें जो है किसकी त्रिज्या अधिक होगी और कब अधिक होगी पता है? जब एन का मान फिक्स हो। एन का मान क्या हो? फिक्स। अगर एन का मान फिक्स हो तो त्रिज्या क्या होगी? सबसे अधिक इसकी रहेगी, उसके बाद आ रहा है ना, इसके बाद इसकी, इसके बाद इसकी ना। तो आप रट लीजिए, आपसे कोई कहे कि पहले कक्षा की त्रिज्या सबसे अधिक किसके लिए होता है? हाइड्रोजन के लिए। दूसरे कक्षा की त्रिज्या भी सबसे अधिक किसके लिए होता है? हाइड्रोजन के लिए। अगर आपको एन का वैल्यू पता है तो आप जेड तुलना कर लो कि जेड इसका ज़्यादा रहेगा, उसका आर कम आएगा। आर का मान क्या आएगा? कम। लेकिन अगर जेड बदल दे रहा है फिर आप निकाल लो, या फिर ऐसे ही जान लो ना कि देखो अगर जेड बदल रहा है, एन फिक्स रखा है, तो जेड इसका ज़्यादा होगा, उसका आर क्या होगा? कम। सुने ध्यान से, जैसे यहाँ एन का मान फिक्स रखा, सुन लो पहले, एन का मान अगर फिक्स रहे तो जेड जितना अधिक रहेगा त्रिज्या उतनी कम आएगी। अगर दूसरा केस क्या है, अगर जेड फिक्स रहे, परमाणु क्रमांक एक ही रहे, अर्थात तत्व एक ही रहे, तत्व एक ही रहे या स्पीसीज एक ही रहे, तो उसमें एन का मान बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या बढ़ेगा। स्पीसीज एक ही हो, जब स्पीसीज एक रहेगा तो जेड का मान भी एक ही रहेगा, तो वहाँ एन का मान बढ़ने के साथ त्रिज्या बढ़ेगा। अगर स्पीसीज अलग अलग हो और वहाँ एन का मान समान हो, तो जेड जिसका जितना अधिक रहेगा त्रिज्या उसकी उतनी। फटाफट इसको लिखो, ध्यान दीजिए आप लोग। देखो यही प्रश्न देख लें आप, बस क्या बोला है देखिए। सुने आप लोग, पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या और हीलियम के पहले द्वितीय कक्षा की त्रिज्या दोनों की तुलना कीजिए। तो जान लीजिए आप लोग, पहले आप ऐसा लिख लो, RH का मतलब हाइड्रोजन की त्रिज्या बटे RH2 HI+, इसकी तुलना करनी। आप ध्यान दें, RH कितना है पता है? अरे हाइड्रोजन के पहले कक्षा की त्रिज्या क्या निकालेंगे आप? 0 पॉइंट, चलो अच्छा देखो ध्यान से, ऐसा लिखो हाइड्रोजन के, या लिख के लगा शॉर्ट फार्मूला भी होता है, लेकिन आप देख रहे हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या R1 अभी आपने निकाला है हाल में, R1 निकाला है 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और हीलियम प्लस के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या
क्या निकालेंगे आप, R2 मान लो इसको 0.529 क्या n स्क्वायर अपान जेड, क्या लिखेंगे 4/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको 5, ये आएगा ना, नहीं 1.058 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों को तुलना करना है, R1/R2 तुलना कर लो, ठीक है। या तो एक तरीका ये सॉल्व कर लें आप, सुने आप लोग, एक तरीका ये होता है कि 0.529 नहीं 0.529 एंगस्ट्रॉम बटे 1.058 एंगस्ट्रॉम, इसको तुलना कर लो आप, जो आएगा कटा वगैरह की तुलना कर लीजिए। या सुनो आप, दूसरा बेस्ट तरीका क्या है, जो मैंने बताया था कि अगर आपको दो कक्षाओं की त्रिज्या करनी है, तुलना करनी हो ना, दो कक्षाओं की त्रिज्या की तुलना करनी हो, आप केवल ना n1 n2 का मान, n1 z का मान रखो, क्योंकि दोनों ही केसेस में इसका मान फिक्स रहने वाला है। जैसे सुनो आप लोग, जैसे R1 का मान क्या रख दो, हाँ 0.529 n स्क्वायर अपान जेड, 1 स्क्वायर अपान क्या होगा 1 हाइड्रोजन के लिए, और R2 क्या होगा, क्या लिखेंगे आप 0.529 4/2, अब वही कर लो ना R1/R2, ऐसा भी करके निकाल सकते हैं आप लोग, R1/R2 इसका मान रखो 0.529 1 हो जाएगा ना, बटा इसको क्या लिखेंगे 0.529 इंटू 2, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, तो जानते क्या कर सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं R2 बराबर 2R1 हो सकता है, R2 बराबर 2R1, R1 क्या है हाइड्रोजन की त्रिज्या, अर्थात क्या है पता है, जो हीलियम की त्रिज्या है हाइड्रोजन की त्रिज्या के 2 गुना है। अगर आपने हाइड्रोजन की त्रिज्या में 2 से गुणा किया है तब जाके वो किसके बराबर होगा, हीलियम के द्वितीय कक्षा के त्रिज्या के बराबर। हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या जो होती है, कैसा कहें, हीलियम के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या की दुगुना होती है। नहीं समझ पा रहे हो क्या, जैसे अगर आप देखो R1 क्या है हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या, R2 क्या है हीलियम के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या। अगर आपने R1 में अर्थात हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या में 2 से गुणा किया तब वो किसके बराबर होगा, हीलियम के द्वितीय कक्षा के त्रिज्या के बराबर। अर्थात ये इसका दोगुना है, जो हीलियम के प्रथम कक्षा की त्रिज्या है वो हाइड्रोजन के नहीं हीलियम के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या, हीलियम के द्वितीय कक्षा की त्रिज्या हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या की दोगुना है, इसको लिख लो। अच्छा देखो ध्यान से, ये आप सॉल्व कर ले, इसी फार्मूले से सॉल्व करो, या ऐसा भी सॉल्व करेंगे तो भी तो ये 2 आएगा, क्या हो सकता है R2 बराबर 2R1 यहाँ भी आएगा। तो जो भी तरीका आप यूज करना चाहें, या मैंने कल करा सीधा, एक मैंने और फार्मूला कराया था आपसे ना, R1/R2 बराबर n1 स्क्वायर अपान z1 इंटू z2 अपान n2 स्क्वायर, उससे भी सॉल्व कर सकते। चलो यही लगाइए आप। अच्छा देखिए ध्यान से, ये बातें ना हो आपके लिए, अच्छा देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, या क्वेश्चन नहीं, हमको एक नया फार्मूला सॉल्व करना है, उसका नाम क्या है, ये तुम लोग यार क्या कर रहे हैं, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग आप भी मान लीजिए। अभी देखो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है, तरीका ये है, देखो आप लिख ले पहले mv²/r बराबर kZe²/r², याद है ये फार्मूला, इसी फार्मूले में अगर आपने इस फार्मूले का mvr बराबर
NH अपान 2 पाई, NH अपान 2 पाई। अगर आपने यहाँ V का मान रखा, V का मान रखेंगे स्क्वायर करके, वहाँ V का स्क्वायर करके फिर रखना मान। अगर आपने यहाँ V का मान रखा तो आपको R का मान मिलेगा, और अगर आपने यहाँ R का मान रखा तो क्या मिलेगा, NH अपान 2 पाई M भी आ सकता है। तो यही R का मान रख देंगे। पहले इसको कटा तो लो, कट जाएगा। क्या मिलेगा आपको, एम भी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर अपान आर होगा। वही आर का मान रखने पर, आर का मान रखने पर क्या होगा, देखो आपको मिलेगा एम भी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर, आर का मान एन एच अपान 2 पाई एम बी, ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, एम बी स्क्वायर यही है ना, बराबर के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई एम बी हो सकता है, बाई एन एच होगा। देखो एक मतलब एम और भी कैंसिल हो जाएगा, एक तो एक भी बचा रहेगा, बचा रहेगा कि नहीं, जैसे एक एम एक भी कैंसिल, एक भी बचा रहेगा। क्या हो सकता है, बी बराबर हो सकता है, हाँ, के जेड ई स्क्वायर 2 पाई एन एच। अब देखो यहाँ ना, अगर आप इसको सही से लिखना चाहें तो इसमें देखो एन का मान और जेड का मान बदलेगा, बाकी के ई और 2 का मान फिक्स रहेगा, पाई का मान फिक्स रहेगा, एच का मान फिक्स रहेगा, है कि नहीं। तो अगर आप सभी नियतांक को एक तरफ कर दो और जो सभी बदलने वाले वैल्यूज हैं उनको एक तरफ कर दें, तो जानते हैं इसका मान क्या मिलेगा, आपको मिलेगा v बराबर, आप लिखिए के, या पहले चलो 2 पाई कर लो, 2 पाई के ई स्क्वायर अपान एच, और नीचे इधर क्या लिखेंगे आप, जेड अपान एन। बस सुनो आप लोग, त्रिज्या में रखना है कि एन स्क्वायर अपान जेड होता है, वैल्यू तो आपको याद हो जाएगी। बच्चे ना एन स्क्वायर अपान जेड होता है कि जेड अपान एन होता है, ये सब कंफ्यूज रहते हैं। यही रखना है कि देखो वेग में जेड अपान एन होता है, वैल्यू तो आपको याद हो जाएगी, मान आपको याद हो जाएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। त्रिज्या में एन स्क्वायर अपान जेड होता है, एन स्क्वायर अपान जेड। अब उसके बाद आपने क्या रखा है वैल्यू, अगर आपने 0.529 रखा है तो एंगस्ट्रॉम लिखिएगा, अगर आपने 52.9 लिखा है तो पिकोमीटर लिखिएगा, और वेग में क्या लिखेंगे, जेड अपान एन, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आप सभी नियतांकों का मान रखें, सभी नियतांकों का मान रखने पर सभी नियतांकों का मान अगर रख देंगे ना, सुनो आप लोग, तो जो आपको इलेक्ट्रॉन का वेग मिलेगा, किसी भी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग का फार्मूला मिलेगा 2.188 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये रहेगा, ये वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू बदल सकता है वो रहेगा, ये होगा मीटर प्रति सेकेंड। 2.188 10 के पावर 6 जेड अपान एन, मीटर प्रति सेकेंड। ये आप इसको सेमी में करेंगे तो 1 मीटर में कितना सेमी होता है, 100, तो 10 के पावर 2 बढ़ जाएगा। या लिखिए आप, अब अक्सर तो मीटर प्रति सेकेंड में यूज कर सकते हैं, या अगर आपको सेमी प्रति सेकेंड में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2.188 10 के पावर 8 जेड अपान एन सेमी प्रति। क्लियर है आप, क्लियर हो ना, फटाफट लिखो। तो आप थोड़ा सा ये रख लेना, ये वैल्यू बस। इसके बाद अच्छा देखिए आप, ये ध्यान दो, जो वेग नहीं है, ये सुने आप लोग, जो भी है वो इस वैल्यू को ना रखें, आप रखो जेड अपान एन के समानुपाती होता है। वेग जो है, वेग वो जेड अपान एन के क्या होता है, समानुपाती। आप फिक्स वैल्यू मत रखो, जब आप इस समानुपाती को हटाएंगे ये वैल्यू रख देना यहाँ के लिए। वही बात होता है कि जिसे आपने क्या लिखा था ना,
आर बराबर लिखा था, आर जो है एन स्क्वायर अपान जेड के समानुपाती है। जैसे ही इसको हटाइए आप, जो आपने रटा है मानना 0.529 एंगस्ट्रॉम, उसको रख दें आप, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप यहाँ देखो, यहाँ के लिए जो आपका वेग होगा वो जेड अपान एन के समानुपाती होता है। जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो उसमें ये मान रखना पड़ेगा, ये वाला। आप छोड़िए फिक्स को, कांस्टेंट को छोड़ें आप, जो फिक्स मान उसको छोड़ो, आप इसको तुलना करो कि जेड अपान एन। अगर वेग जो है, देखो वेग का मान बढ़ेगा, कब बढ़ेगा जानते हैं? जब जेड का मान बढ़ेगा। जेड का मान बढ़ेगा तो वेग का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका यन का मान बढ़ेगा तो वेग का मान क्या होगा? कम। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए कि अगर जेड का मान बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, और अगर यन का मान बढ़ेगा तो वेग क्या होगा? कम। आपको मैं ऐसा प्रश्न दे रहा हूं, वही लगा लो ना, हाइड्रोजन व हीलियम की प्लस के प्रथम व द्वितीय कक्षा का वेग, कक्षा का वेग क्या होगा? कक्षा के वेग की गणना करें, वेग की गणना करें। कर लेंगे आप कि इसके मतलब देखो, हाइड्रोजन के पहला कक्षा का वेग निकालिए, दूसरे कक्षा का वेग, और हीलियम प्लस के पहले कक्षा का वेग, दूसरे कक्षा का वेग निकालो, ठीक है। हाँ, ये फार्मूला आपके पास है ना, यही निकाल लो, क्या दिक्कत है? या फिर आप, ये हो सकता है ना, V1/V2 निकाल सकते हो। जैसे ध्यान दीजिए, देख लो, अच्छा सुन लो आप लोग, अगर आपको दो कक्षाओं के वेग की तुलना करनी हो ना, तो एक ऐसे ही एक को V1 V2 मान के निकाल लो यही फार्मूले पे, या एक आप डायरेक्ट फार्मूला बना सकते, जानते हैं क्या? देखो ये दो कक्षाओं के वेग की तुलना, दो कक्षाओं के वेग की तुलना, जानते क्या करेंगे आप ऐसा मान लो कि एक कक्षा को V1 मान लो, V1 समानुपाती कर ले आप जेड अपान एन, और दूसरा कक्षा को V2 मान लो, Z1 N1 मान लो, और इसको मान लीजिए Z2 N2, ठीक है। तो अगर आप V1/V2 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? समानुपातिक चिन्ह हट जाएगा, आपको मिलेगा Z1 N1 बाई Z2 N2। सही से क्या मिलेगा? V1/V2 बराबर Z1 N1, फिर क्या आएगा? N2 Z2। इस फार्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं आप, या आप सीधा मान रख के निकालो, ठीक है। आप जिसमें सक्षम हो निकालो फटाफट। देखो ध्यान दीजिए आप, देखो ये प्रश्न दिया गया है कि हाइड्रोजन के बात ना हो, हाइड्रोजन के प्रथम व द्वितीय कक्षा का वेग और हीलियम प्लस के प्रथम व द्वितीय कक्षा का वेग निकालना है, ठीक है। आपके पास फार्मूला क्या है वेग का? वेग का फार्मूला क्या है? 2.188 10⁻6 जेड अपान एन मीटर प्रति सेकेंड, या 10⁸ कर सकते हैं माना। अगर आप 10⁸ कर देंगे तो वो हो जाएगा सेमी प्रति सेकेंड, ठीक है। तो आप निकालेंगे क्या? हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए क्या निकालेंगे? प्रथम कक्षा का वेग, प्रथम कक्षा का वेग क्या लिखेंगे भाई? V1 मान सकते हैं आप, क्या लिखेंगे? 2.188 10⁻6 जेड अपान एन। जेड का मान क्या लिखेंगे आप?
हाइड्रोजन के लिए जेड का मान 1 रखेंगे और प्रथम कक्षा है तो यहाँ n का मान भी क्या रखेंगे 1। तो जेड अपान n है ना, तो क्या रखेंगे 1/1 मीटर प्रति सेकेंड, या यही माना जाएगा 2.188 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद अगला क्या है, द्वितीय कक्षा का वेग, द्वितीय कक्षा का वेग क्या निकालेंगे v2 बराबर 2.188 10 के पावर 6 n का मान क्या रखेंगे आप 2, तो क्या लिखेंगे 1/2 हो जाएगा ना। क्या लिखा है जेड अपान n है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां करिए क्या मिलेगा आपको मान, क्या मान मिलेगा यार, हाँ 1.94 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, यही आएगा ना। इसके बाद आप निकाल लीजिए हीलियम प्लस के लिए, हीलियम प्लस के लिए प्रथम कक्षा का वेग क्या निकालेंगे, प्रथम कक्षा का वेग, प्रथम कक्षा का वेग v1 क्या निकालेंगे आप 2.188, यहां जेड का मान 2 रखेंगे ना, 10 के पावर 6 2/1 ना, यही होगा मीटर प्रति सेकेंड, क्या होगा 16 और ये 3 हो जाएगा, यही आएगा ना 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। और निकाल लीजिए दूसरे कक्षा का वेग, द्वितीय कक्षा का वेग, द्वितीय कक्षा का वेग v2 निकालेंगे 2.188 10 के पावर 6, n का मान 2 रखेंगे ना, तो 2/2 ना मीटर प्रति सेकेंड, यही वैल्यू आएगा 2.188 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपने ये निकाला कि हाइड्रोजन के पहले कक्षा का वेग क्या होगा, हाइड्रोजन के दूसरे कक्षा का वेग क्या होगा, और हीलियम प्लस के प्रथम कक्षा का वेग क्या होगा, हीलियम प्लस के द्वितीय कक्षा का वेग क्या होगा। अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं मान रहा हूं इन दोनों के लिए n का मान 1 है, यहां भी n का मान 1 है, यहां भी n का मान 1 है दोनों केस में, लेकिन z का मान देखो यहाँ 1 है यहाँ 2, तो n का मान सेम हो और z का मान यदि बढ़े तो वेग पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा वेग, z का मान बढ़ने पर वेग क्या होगा, बढ़ेगा, मैं आपको बताया भी हूं। और जैसे यहाँ भी हाल है कि n का मान सेम है लेकिन z का मान बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, एक और प्रश्न लिखिए आप लोग, हीलियम प्लस के द्वितीय कक्षा के वेग, द्वितीय कक्षा तथा लिथियम डबल प्लस के तृतीय कक्षा के वेग की तुलना कीजिए, तृतीय कक्षा के वेग की तुलना कीजिए। चालू करें आप लोग, यारे बंद करो, बंद। अच्छा देखिए ध्यान से, ये वाला प्रश्न क्या है भाई, ये वाला प्रश्न क्या है कि हाइड्रोजन प्लस के ना, नहीं हाइड्रोजन के
अच्छा, हीलियम प्लस के द्वितीय कक्षा का वेग और लिथियम डबल प्लस के तृतीय कक्षा का वेग, इन दोनों का तुलना करना है। ठीक है, सीधा आपके पास फार्मूले का यूज कर लो। फार्मूले का यूज करें आप, वेग की तुलना करना है तो क्या करेंगे, v1 अपान v2, v1 अपान v2 क्या होगा, n1 z1 z2 n2। n1 का मान हीलियम के लिए क्या है, द्वितीय कक्षा, n1 का मान 2 रख दीजिए आप, और z1 का मान 2। अरे ठीक है, और z2 का मान लिथियम के लिए कौन सा वेग है, देखो तृतीय कक्षा है तो, और लिथियम का परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 3 होगा ना। तो क्या आएगा, v1 अपान v2, ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी, बराबर आएंगे। v1 और v2 क्या रहेंगे, ठीक है। एक और प्रश्न निकले घर के लिए, एक और प्रश्न निकले आपको, हाइड्रोजन के द्वितीय कक्षा का वेग तथा हीलियम प्लस के तृतीय कक्षा का वेग, कक्षा के वेग की तुलना कीजिए। ये लिख लें आप घर के लिए, ठीक है। और हाँ ध्यान दें, और आपने एक नोट पॉइंट लिखना है आपको कि वेग में क्या लिखा है, v इक्वल टू n अपान जेड ना, कि अगर n का मान बढ़ेगा, जेड अपान n की n अपान जेड, जेड अपान n, तो आपका यहाँ z1 अपान n1 होना चाहिए। फार्मूला देख लो यार, z1 n1 और ये n2 z2 होगा। देखो नालायकों, वही तो कह रहे हैं, ध्यान दें, जेड अपान n होगा, वेग क्या होगा, समानुपाती होगा जेड अपान n की, कि अगर जेड बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, जेड का मान बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन के पहले कक्षा का वेग और हीलियम प्लस के पहले कक्षा का वेग, लिथियम प्लस 2 के पहले कक्षा का वेग और बेरिलियम प्लस 3 के पहले कक्षा का वेग, किसमें ज़्यादा होगा, बेरिलियम में ज़्यादा होगा। जेड का मान बढ़ेगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। इसको लिख लो, वेग का बढ़ता हुआ क्रम, या ऐसा लिखो, इलेक्ट्रॉन के वेग का बढ़ता क्रम, वेग का बढ़ता क्रम, ठीक है। और ये घर के लिए है, तो आज आप इतना ही पढ़िए, ठीक है, आज आप इतना ही पढ़ें। इसके बाद आप जो है पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 20 में। उसमें क्या पढ़ेंगे आप, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है। हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या निकालना सीख लिया आपने, कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या क्या होगी, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। अब इसके बाद लेक्चर नंबर 20 में आपको पढ़ाया जाएगा किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। आज आप इतना ही पढ़ें।